नम्रता जैन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा आज आपका दिन? पहले तो ये बताइए, संडे के दिन आज आप आए हैं। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। आई मीन आई नो डॉक्टर का जो टाइम होता है वो बहुत ड्यूरेशन खुद के लिए कम मिलता है, उसमें से भी आप टाइम निकाल के आए, तो थैंक यू Sundays सो are मच। still okay somehow. अच्छा मैम, बेसिक थिंग से स्टार्ट करते हैं। Sure. आप एक गायनेक हैं, हाँ जी। तो गायनेक सिलेक्ट कैसे करा आपने एमबीबीएस के बाद अपने? इट्स बेसिकली बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था। उस टाइम पे 2 ही लाइन्स बहुत बूम में रहती थी, इंजीनियरिंग एंड गायनेकोलॉजी। अब तो देयर सो मेनी लाइन्स लाइक बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ ऑप्ट कर रहे हैं एंड ऑलवेज वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट। बचपन से सुन रहे थे कि गायनेकोलॉजी इज़ फॉर वुमेन और फिर बहुत अच्छा लगता था व्हेन वी यूज्ड टू गो टू गायनेकोलॉजी गायनेकोलॉजिस्ट। तो अच्छा लगता था, देखते थे हमें भी किसी दिन ऐसे ही बनना है। अदरवाइज नथिंग मेजर। आई मीन ऑलवेज वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट बचपन वैसे से। आपने कहा दो मेजर स्ट्रीम थे, इंजीनियरिंग और डॉक्टर। तब तक तो मैं यही सुनते इंजीनियर थे। हूँ। या मैं वैसे इंजीनियर एब्सोल्युटली। हूँ। कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। अच्छा मैम, अभी कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। श्योर। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब आपका रोल शुरू होता है, और फिर अगले 9 महीने 10 महीने, एटलीस्ट 9 महीने 10 महीने तक तो आपके साथ रहती हैं। तो ऐसी क्या मेजर गलती करती हैं आज की न्यू अपकमिंग मदर्स, जो नहीं करनी चाहिए, उनको पता नहीं होता? सबसे बड़ा इशू जो आजकल है कि बहुत लेट प्लान करना शुरू करते हैं। बिकॉज बीइंग एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऑल्सो इनफर्टिलिटी भी बहुत डील कर रही हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि लेट कंसेप्शन प्लान करना और फिर कंसेप्शन में भी डिले होता है। फिर आगे जाके प्रेगनेंसी में भी इश्यूज आते हैं। जब लेट प्रेगनेंसीज होती हैं तो शुगर बीपी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो दिस इज द मेजर इशू कि लेट मैरिजेस एंड देन प्लानिंग ऑल द मोर लेट। पहले शादी ही 30 पे हो रही है, फिर उसके बाद 5-7 साल आप करियर में इन्वॉल्व रहते हो और फिर और ज्यादा लेट हो जाता है आपका। कंसीविंग बिकम्स ऑल द मोर लेट। So that is the major issue. मैम इशू भी वही, And चैलेंजेस during वही हैं। yeah during pregnancy फिर वो eating habits अभी ये सब चेंज हो गया है, स्ट्रेस लेवल और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत हो गए हैं लाइफ में। तो वो सब काफी अफेक्ट करता है प्रेगनेंसी को। तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं आजकल। जिससे क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं आपको? बेसिकली ग्रोथ रिटार्डेशन बहुत कॉमन है। बेबी केयर। बेबी का ग्रोथ का प्रॉब्लम, शुगर्स बीपीज, अगेन वही मैंने बताया। और लेट कंसीविंग की वजह से तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज भी कॉमन है। डिटेक्ट भी ज्यादा हो रही है लेकिन है भी कॉमन। अच्छा, कॉमन हो गए या हैं, I mean, जो सिंड्रोम्स होते हैं बच्चों में एब्सोल्युटली वो। ये सब अच्छा मैम, प्रॉब्लम्स। आज मतलब अभी जो सिटीज में हम देख रहे हैं, एक करियर जो आपका जो पीक पे होता है वो विद इन 25 to 35 की एज के बीच में आप राइट। पीक चाहते हो। उस टाइम पे आपको शादी भी करनी है और बेबीज भी प्लान करने हैं। तो मतलब बच्चे जल्दी कैसे प्लान करें? शादी से आपने कहा शादी ही लेट हो रही है आजकल। तो ये अर्बन सिटीज के अंदर हो रहा है या फिर ये सिर्फ सिटीज यहाँ पे ही है, रूरल में भी है? ज्यादातर अर्बन में ही देखने को मिल रहा है क्योंकि रूरल में स्टिल दे लिसन टू द फैमिलीज। अभी अर्बन अर्बन सिटीज में तो बहुत ज्यादा कॉमन है। दे फोकस ऑन देयर करियर्स मोर। वो प्लान ही 35 के बाद करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द राइट एज टू हैव अ बेबी? आइडियली बिफोर 30 बिफोर 30? या लेट 20s में करना चाहिए। और बिटवीन 25 to 30? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट वही अगेन चैलेंज वही आ जाता है कि अभी। एज के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एक वुमेन के बेसिकली एग्स होते हैं, उसमें क्रोमोसोमली एबनॉर्मल एग्स बढ़ते चले जाते हैं विद द एज। आप। एज सुन एज यू क्रॉस 30 इयर्स ऑफ एज तो आपके एबनॉर्मल एग्स ज्यादा हो गए और 35 प्लस पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। तो कंसीविंग भी डिफिकल्ट होता है, फिर अगर कंसीव कर लिया तो मिसकैरेजेस भी और ज्यादा कॉमन होते हैं। जैसे आपने कहा आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, हम्म। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी कपल को बेबी नहीं हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ वुमेन को ही बोलते हैं कि कुछ इशू वुमेन में है, पर कोई आदमियों की तरफ कोई देखता नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस में आप देखते हैं कि आदमियों में भी दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन सेकंड कपल हैज दिस प्रॉब्लम। अराउंड 50% कपल्स में ये प्रॉब्लम आदमी में होती है। और अच्छा। ये किसी को नहीं पता होता, वो पहले विमेन को सारे के सारे टेस्ट करवाते रहते हैं। एंड ये इतना ज्यादा वो मेन ईगो और स्टिग्मा की वजह से एंड ऑल दोस थिंग्स, वो मेन दे गेट देमसेल्व्स इन्वेस्टिगेटेड वेरी लेट। एक लेडी के टेस्ट पहले कराते जाते हैं, अगर वो सारा कुछ करा लिया फिर हमारी इंसिस्ट करने पे वो अपने टेस्ट कराते हैं।
तो दैट इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली, और ये मिथ भी है एक्चुअली। दे से कि विमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, ये बड़ा कॉमन है, फैमिलीज भी हाँ, यही अभी सोचती हैं and बहुत हमारे कॉमन साथ है डाउनलोड भी एक्चुअली वैसे ही होता है ना कि एक्चुअली। यस, जनरेशन बाय जनरेशन हम यही देख रहे हैं बिल्कुल। कि हाँ, कोई अगर लड़की नहीं है, आई मीन सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बांझ हाँ, है। दे से दैट, वो उस पे ही डालते हैं, बहुत कॉमन है, बहुत गलत है। अभी दिस लास्ट इज हम लोग वेरी ना एक हाँ। पॉडकास्ट कर रहे थे डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में, तो उन्होंने एक टर्म बताया जो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, कि आज से 10 साल 15 साल पहले अगर किसी लेडी को फिट आ रहे हैं, मिर्गी हो रही है, हम्म, तो मेल हैज द राइट, जो जुडिशली में राइट था हम्म, कि वो उसको इंसैनिटी के नाम पे डिवोर्स दे सकता था, ऐसा रूल था। ओके। अभी नहीं है। तो ये जैसे आपने अभी बताया कि आईवीएफ के अंदर 50% से ज्यादा केसेस मेल मेल या फर्टिलिटी का इशू आता है। ऑलमोस्ट हाफ द केसेस आर ड्यू टू मेन ओनली। अच्छा मैम, अभी जो इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, इसमें स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी एक मेजर इशू है, बहुत मेजर इशू है। क्योंकि सिटीज के अंदर जितने भी फीमेल्स हैं अभी जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट के अंदर, हम्म, मोस्ट ऑफ देम आर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हो रहा है उनका। दोनों के लिए है। बिकॉज जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी तो खराब होता ही है, मेन का स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी भी खराब होता है। तो बोथ आर अफेक्टेड। व्हेन बोथ आर अफेक्टेड तो फर्टिलिटी इश्यूज आते ही आते हैं। मैम तो सबसे पहले तो इसी पे ध्यान देना होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू लाइफस्टाइल स्टार्ट में तो प्लानिंग। अगर आप स्मोक या ड्रिंक नहीं भी कर रहे तो ईटिंग हैबिट्स आजकल ऐसे हैं, और एवरीथिंग, जो यस, जॉब है वो भी सिटिंग जॉब है, एब्सोल्युटली। तो वो भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफस्टाइल चेंजेस में फर्स्ट कम्स योर डाइट, weight management, then comes stopping this alcohol and स्मोकिंग। smoking. Thirdly, आपका sleep is very very important and stress free रहना बहुत important है। इन सब चीजों से hormones affect होते हैं and फिर fertility affect होती है। मैम स्लीप कितना People इम्पोर्टेंट है, आप कितना, very important। मतलब जैसे हाँ, हमारे देश में actually। आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है कि मैं आज कम सोया हूँ तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, मैं कम सो के भी काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए This अचीवमेंट है। is what is very wrong। क्योंकि जब तक नींद पूरी नहीं होती तब तक पूरा का पूरा साइकिल चेंज हो जाता है आपका, hormonal cycle। And very important, sleep is one of the most important things। और फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा उसका रोल है। मैं फर्टिलिटी की बात करें, जैसे जो मैंने पढ़ा कि जो विमेन्स होती हैं दे बॉर्न विद सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, और मेल के अंदर हर 3 मंथ्स के बाद स्पर्म या काउंट रीसेट होता है। या अगर किसी को अपना बेबी प्लान करना हो तो डॉक्टर से तब मिलना चाहिए जब आपकी या पीरियड्स रुक गए हैं, या फिर आपको 2-3 महीने पहले प्लान करना चाहिए डॉक्टर से मिलके कि हम हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे कर सकते नहीं, हैं। ऐसा होता है कि जो विमेन है दे आर बोर्न विद अ बिग कोहार्ट ऑफ एग्स। सारे के सारे एग्स उनके एट द टाइम ऑफ बर्थ बने हुए होते हैं। ओके। Men are making sperms every few months। They are regularly making sperms। जो women है उसके जो eggs हैं वो धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। तो एग्स उतने ही हैं उनमें से, जैसे क्या होता है कि टिल 30 years ऑफ एज हमारे पास बहुत अच्छे एग्स होते हैं जो क्रोमोसोमली नॉर्मल है। 30+ में आके उनकी क्वालिटी खराब हो गई, क्रोमोसोमली नॉर्मल जो है वो कम रह गए और एबनॉर्मल ज्यादा हो गए। 40+ में बहुत खराब हो जाता है। सो द पॉइंट इज 30 से कम में एटलीस्ट यू विजिट द डॉक्टर वंस। क्योंकि बहुत सारे वी हैव वेज आउट। इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू कंसीव नाउ, यू इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू मैरी नाउ, यू कैन एटलीस्ट फ्रीज योर एग्स, यू कैन एटलीस्ट गेट योर, आप अपने टेस्ट वगैरह करा सकते हो। आप टेस्ट करा के इतना तो देख सकते हो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर आपको लग रहा है समथिंग, आपके कुछ रिपोर्ट्स फॉल कर रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने एग्स बिफोर हैंड फ्रीज कर लो। जब आपके एग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तब आप कर सकते हो। एंड देन सेम थिंग मेन का भी, वी कॉल इट कि मेन का इतना फर्क नहीं पड़ता है विद एज, बट येस स्टिल इट वर्सन्स, मतलब टाइम के साथ उनका भी क्वालिटी खराब होता है। मे बी नॉट द काउंट बट येस क्वालिटी डज हैम्पर, बहुत सर फर्क पड़ता मेरा है उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जैसे हम्म, सपोज कोई कपल है, उसको प्लान कर रहे हैं बेबी का, तो अब मुझे जैसे पता है कि स्पर्म की क्वालिटी 3 महीने में हाँ, रीसेट हो जाएगी, तो मतलब हाँ, 3 महीने बाद मेरा जो हाँ, स्पर्म का क्वालिटी होगा हाँ, वो बेहतर होगा पहले वाले से। हाँ, अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ या ड्रिंक कर रहा हूँ कुछ भी, तो हाँ। उस पीरियड के लिए मैं उसे छोड़ दूँ। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ा और वो बेटर हो गए एंड फिर आपने फिर से यू कैन स्टार्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अगेन। ऐसा नहीं है। वो आपका बॉडी सिस्टम्स और हार्मोनल लेवल पे ही डिपेंड करता ओके। है। ऑल योर स्पर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली। तो आपका जब भी बन रहा है स्पर्म्स तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है उस। तो इट इज नॉट कि आपका एक फॉर दैट टाइम पीरियड यू, आप बिल्कुल टी टोटलर हो गए एंड आपका एवरीथिंग विल बी नॉर्मल फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम।
इट्स ऐसा नॉट ऑफ नहीं दैट होता। सॉर्ट, हाँ, नहीं। एंड एज उसमें भी मैटर करती उसमें है, मैं एज एवरीवेयर इट मैटर्स। मैम आपने बात करी एग फ्रीजिंग के बारे में, तो एग्जैक्टली क्या होता है एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग में ये होता है कि जब व्हेन अ वुमन इज यंग, जब उसके एग्स बहुत नॉर्मल हैं, क्वालिटी क्वांटिटी सब ठीक है, तब हम उनके एग्स निकाल सकते हैं स्टिमुलेट करके। हम इंजेक्शंस लगा के स्टिमुलेट करते हैं एंड एग्स निकाल के उनको फ्रीज कर लेते हैं, इन द सेंस उनको प्रिजर्व कर लेते हैं टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। आपको आगे जाके अपने करियर पे अपना कंसंट्रेट करना है, या आपने शादी लेट करनी है, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर, या फिर आप अपनी करियर पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आपको अभी प्लान नहीं है कंसीव करने का, तो आप एटलीस्ट उसको फ्रीज करके रख लेंगे। जब आपको जरूरत है तो उनको यूज कर सकते हैं, रादर कि आपको एक एज क्रॉस होने पे आपको डोनर पे जाना पड़े, डोनर एग लेना पड़े। दिस इज अ सेरोगेसी। बेटर, डोनर इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, डोनर डोनर इज डिफरेंट लाइक, होते या हैं। डोनर इज लाइक जब आपके एग्स नहीं बन रहे हैं, आपका एक कुछ हम टेस्ट करते हैं जिससे अंदाजा हो जाता है कि एग्स अब अच्छे नहीं बनेंगे ओके। एट अ सर्टेन एज, तो हम डोनर इन द सेंस हम एजेंसी से डोनर लेके उसको स्टिमुलेट करके उसके एग्स यूज करते हैं। तो रादर देन गोइंग फॉर दैट, इफ एट द राइट एज आप वो निकाल लेते हो अपने ही एग्स स्टिमुलेट करके और उनको फ्रीज करके प्रिजर्व करके रख लेते हो, तो वो यूज हो जाते हैं आपके इन फ्यूचर। दैट हेल्प्स यू इन फ्यूचर, आपके ही एग्स से आपका बेबी बन रहा है आगे जाके, आपको डोनर से नहीं बनाना पड़ रहा है या कोई बड़े स्टेप्स नहीं लेने पड़ते, तो दैट हेल्प्स देयर। ये जो एग फ्रीजिंग होता है इसमें कॉस्टिंग कितनी इन्वॉल्व होती है? बहुत ज्यादा नहीं होता। बिकॉज इंडिया में चाहे आईवीएफ की बात करें या प्रेगनेंसी की बात करें, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंश्योरेंस में या तो इसका पैकेज ऐड ऑन होता है हाँ, या होता ही नहीं है। ये तो बहुत लाइक इंश्योरेंस कंपनीज का बड़ा ग्लिच है बेसिकली, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, जैसे आपने जबकि जर्मनी से पढ़ाई करी है और एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री के यस अंदर ये यस इंश्योरेंस का पार्ट है। एब्सोल्युटली, देयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं देते हैं इंडिया में, विच इज वेरी रॉन्ग। एंड वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट इट, इंश्योरेंस कंपनी से हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, प्लीज इंक्लूड दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। इससे सब कुछ सारे साइकेट्रिक इलनेस सब कुछ इससे काफी ज्यादा रिलेट होता है, तो इम्पोर्टेंट तो है ये। तो वही हम्म, कॉस्टिंग आप कह रहे हो ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा तो और नहीं है। इसको बाद में जब सपोज आज एक लेडी ने एग फ्रीज कर दिया अपने, हम्म, अब डाउन द लाइन उसका कोई एक्सपायरी भी होता है एग फ्रीजिंग का? नहीं नहीं, उसको आप लाइफ लॉन्ग कर, आई मीन फॉर इयर्स टुगेदर, आई मीन 10 years, 15 years, ओके। 20 years, कितना भी years कर तो सकते हैं। सपोज एक लेडी ने 25 इयर्स में एग फ्रीज करा है, एट द एज ऑफ 31 32 वो प्लान कर रहे हैं, तो उसको वापस आप इंजेक्ट करते हैं? वही एग्स यूज हो जाते हैं, वी टेक आउट दोज एग्स, उनको एग्स को हम थ्रो करके उन्हीं एग्स को स्पर्म्स के साथ मिक्स करके हम बेबी बनाते हैं फिर। मोर और लेस आई मीन वो नेचुरल हाँ, प्रोसेस तो नहीं, फिर वो आईवीएफ का सॉर्ट ऑफ आईवीएफ है। से, यस यस आईवीएफ का ही यस यस, प्रोसेस है। दैट इज आईवीएफ। आईवीएफ से ना एक क्वेश्चन है मेरे पास, हम्म, रिलेवेंट है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर जितने भी लोग आईवीएफ करवाते हैं मोस्टली उनके ट्विंस होते हैं, ऐसा मतलब कुछ है या फिर कुछ हाँ स्पेसिफिकली वैसा इट्स बोलते हैं करने को? इट वाज एक्चुअली देयर इन पास्ट कि पहले ना अ, 2 एम्ब्रियोज डाले जाते थे अंदर, जब हम ट्रांसफर करते थे तो यूजुअली 2 और 3 एम्ब्रियोज डाले जाते थे इन द पास्ट। अब आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का नॉर्म चल रहा है, ओके। तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ ट्विंस के चांसेस उतने ही होते हैं जितने एक नॉर्मल एक आम इंसान को होते हैं। ओके। तो जैसे आईवीएफ में भी उतना ही चांस है जितना एनीवन हु इज नॉट डूइंग आईवीएफ, जितना उसको है उतना, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो डालते हैं। पहले होता था कि 2 या 3 डाल रहे हैं ताकि चांसेस ब्राइट हो जाएं, तो तब ट्विंस के उसमें चांसेस ज्यादा होते ट्विंस थे, या ट्रिपलेट्स के चांसेस तब भी होते ज्यादा थे? होते थे चांसेस। ओके। तो अब इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, यू वांट टू हैव ट्विंस, यू वांट, आपकी चॉइस पे अच्छा, है, ये तो चॉइस हम, पे हो सकता है, या यू मतलब कैन ट्विंस पुट चाहिए 2। तो एक साथ आप। हाँ, बट वी प्रेफर पुटिंग एक, हम चाहते हैं एक ही डालना और यूजुअली। इसमें ऐसा भी हो सकता है, आई मीन जुडिशली ये इंडिया हम्म, में राइट नहीं है कि आप प्रीनेटल सेक्स हाँ बताएं, हाँ, वो नहीं कर बट सकते। जब आप एक जब आईवीएफ कर रहे हैं तो यस, उसमें ऑप्शन होता है कि एक लड़का एक लड़की, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत जगह हाँ, पे, जैसे सेक्स मैंने बोला, सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। नहीं लोग जाके हाँ डॉक्टर से पूछते हैं अभी भी। हाँ, आई डोंट नो आपके पास भी आते होंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, आई डोंट नो, ये मिथ है, आई मीन लोगों के दिमाग में है कि आईवीएफ से बेबी बॉय हो जाएगा। उन्होंने कहाँ से सुना है, कैसे लोग उन्हें बता रहे हैं, नो आइडिया। और लेकिन कैसे हो सकता है कि आईवीएफ से आप सेक्स सिलेक्शन कर लोगे, वो भी नहीं मालूम। उनको समझाना पड़ता है कि इससे ऐसा कुछ भी नहीं आप डिटर्मिन कर सकते हो, देयर इज नो वे आउट। मैं एक वो में सिंगल चाइल्ड को कैरी करना और दो को कैरी करना, उसमें क्या डिफिकल्टीज आती होंगी? ट्विंस में डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा केयर लगता है,
बिकॉज सेम यूट्रस इज कैरिंग 2 बेबीज, तो थोड़े ज़्यादा केयर लगता है बिकॉज प्री टर्म लेबर में जाने का डर होता है। और थोड़े से इश्यूज अगेन जो मेडिकल इलनेस लाइक डायबिटीज हाइपरटेंशन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रीटर्म लेबर का इसलिए क्योंकि यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है, उसमें 2 बेबीज है, तो प्रीटर्म लेबर के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो और प्रीमेच्योर बेबी भी होते हैं वो भी। जाते हैं। सेम। जो मैं पढ़ रहा था अभी एक मतलब इंडिया में हर साल बहुत लाखों में बच्चे मरते हैं और वो प्रिवेंटेबल होते हैं चीज़ें, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, अंडर वेट या बर्थ, निमोनिया, या जो जॉन्डिस होती है वो। जॉन्डिस क्यों हो जाता है बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ? जॉन्डिस के बहुत सारे कारण हैं। एक तो बड़ा कॉमन रीजन है नेगेटिव ब्लड ग्रुप है अगर मदर का एंड हस्बैंड का पॉजिटिव है। अगर बहुत आप प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं चेकअप करा रहे हो, तो समटाइम्स देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड से कई बार बेबी को ये इश्यूज आते हैं कि जॉन्डिस होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अदरवाइज एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम कहते हैं कि वो फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ बर्थ में होता है एंड दैट इज नॉर्मल, इट गोज ऑफ, अपने आप चला जाता है, नॉर्मल हो जाता क्योंकि ये नॉर्मली जितने भी आजकल जो बेबीज हुई है, मेरी फैमिली में जितने बेबीज हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं जिसको पहले 7-10 दिनों जॉन्डिस से ना निकला हो। है। फ्यू डेज, थोड़े दिन बाद एक बार जॉन्डिस होना इज नॉर्मल, जो ट्रीटेबल होता है आराम से। अभी एक रिसेंटली केस हुआ था हम्म, महाराष्ट्र में, एक लेडी के 45 टाइम्स और उसको एग्स निकाल के, उसने एक्चुअली हम्म, उसे पैसे दिए, उससे बार बार उससे 45 टाइम्स राइट, एग्स निकाले गए। राइट। तो एक लेडी को कितने बार एग दे सकती है, डोनेट कर सकती है या फ्रीज करा सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा? हाँ, देयर इज एक्चुअली लॉ अगेंस्ट दैट। गवर्नमेंट का एक लॉ अभी अभी जो एआरटी लॉ है, अकॉर्डिंग टू दैट अ लेडी कैन डोनेट एग्स वंस इन लाइफ टाइम। तो ये अगर इलीगली कोई क्लिनिक्स अगर कर भी रहे हैं कि एक दो तीन बार अगर किसी को बार बार एग डोनेट करवा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा एग्स बना रहे हैं, किसी के भी बहुत ज्यादा इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो लेडी का OHSS नाम का एक प्रॉब्लम होता है कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, ओवरी हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है और उसकी वजह से उसको लाइफ रिस्क हो जाता है। तो इफ सम पीपल आर डूइंग दैट, दैट इज रॉन्ग बिकॉज दैट इज इलीगल ऑल्सो। गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स ही आप बना सकते हो एंड वंस इन लाइफ टाइम ओनली अ लेडी कैन डोनेट। तो दिस इज नॉट अलाउड ऑल्सो, तो ये एज लीगली पर द ऑल्सो नॉट लेडी अलाउड, विलिंगनेस। लीगली अच्छा। ऑल्सो इट इज नॉट अलाउड। डोनर, एवरीवन इज यूजिंग डोनर्स, आपको डोनर अलाउड है। एक रजिस्टर्ड एजेंसी से ही आप ले सकते हो, एआरटी बैंक से ही आपको लेना है। उसको ही आपको विद ऑल द पेपर्स आप उसको स्टिमुलेट करेंगे। एक लिमिट में इंजेक्शंस लगा के एक लिमिट में एग्स लेने होते हैं, नॉट मोर देन दैट, एंड वंस इन लाइफ टाइम ओनली वो करना होता है। यू कैन नॉट टेक दैट डोनर अगेन फॉर डोनेशन, दोबारा से आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं उस डोनर। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है बार लाइफ बार? थ्रेटनिंग बिल्कुल, हाँ, जैसे पहले बहुत ज्यादा होता था कि बार बार उसको इंजेक्शंस इतने ज्यादा देते थे कि उसके इतने ज्यादा एग्स निकल जाएं कि 2-3 पेशेंट्स पे यूज हो जाए। पहले ये क्लिनिक्स में होता था कि एक ही लेडी के बहुत सारे एग्स बनाए और उसको एग शेयरिंग करना शुरू कर दिया कि उसके एग्स हमने 3-4 पेशेंट्स पे यूज कर लिए। और डोनर को इतना ज्यादा स्टिमुलेट करने की वजह से उसका ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, ओवरी स्टिमुलेट ज्यादा हो गई, तो पेट में पानी भरना, किडनी लिवर सब अफेक्ट होता था एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता था पर्सन। अब ये नहीं होता है बिकॉज लॉ इज अगेंस्ट दैट एंड पीपल आर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग द लॉ। सो नहीं, ये मैं ये काफी तो बहुत फेयर। रिसेंट का केस है महाराष्ट्र में, अभी कुछ आई दिन डोंट पहले नो, हुआ है। पीपल आर स्टिल गोइंग इलीगल, चल ही रहा है ये हम सब। बिजनेस बना दिया लोगों ने। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, इसमें भी हम बात कर रहे हैं एग फ्रीजिंग की, तो इसमें एक टॉपिक और भी आता है, सैरोगेसी। या तो एग फ्रीज करके आप जो कपल है उसी का वूम यूज कर रहे हैं बेबी को या करने के लिए, सैरोगेसी में किसी और का वूम यूज कर रहे हैं, राइट? यस। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? सरोगेसी इज टोटली डिफरेंट। सरोगेसी तब करते हैं अगर एक लेडी है जिसके रिकरेंट अबॉर्शंस है, बार बार अबॉर्ट हो रहा है, यूट्रस ही नहीं है, रिमूव्ड है यूट्रस, या कुछ एबनॉर्मेलिटी है यूट्रस में, या कई कारण होते हैं। आई मीन अगर उसको नहीं कर सकते हैं उसके यूट्रस में, तो किसी और लेडी के यूट्रस में वही एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा जाता है और बेबी को वहीं ग्रो किया जाता है। अगेन देर इज अ लॉ अगेंस्ट दैट, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। पहले कॉमर्शियल सरोगेसी चलती थी कि पैसे देके एक सरोगेट को आप ले सकते थे। नाउ देर इज एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी कि अब आप पैसे देके सरोगेट नहीं लेंगे। इफ अ लेडी वांट्स सरोगेट तो अपनी फैमिली से लाएं, मनी इज नोवेयर इन्वॉल्व्ड। सो द लॉ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ विमेन नाउ। मतलब विमेन की लाइफ सेफ्टी के लिए काफी अच्छा लॉ चल रहा है अब जो एआरटी लॉ आया है।
दैट इज वेरी गुड। तो सरोगेसी में एग्स और जो एग्स स्पर्म और है स्पर्म सेम कपल के हो कपल पे सकते होता हैं, है, बस बट द वूम किसी और का यूट्रस, है। हाँ, वomb is someone else's। अच्छा मैम, जैसे आप डॉक्टर तो नहीं, प्लस आप एक हॉस्पिटल के ओनर भी हैं अभी, आपकी चेन है हॉस्पिटल की मैक्योर, मदर एंड चाइल्ड केयर है, जी किसी भी जी। मतलब है उसका। तो वहाँ पे आप क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वहाँ पे आईवीएफ भी आप कर रहे हो, जितने भी आपका गायनिकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस है बाकी जगहों से? बेसिकली मैक्योर हमने स्टार्ट ही इसलिए किया था कि वहाँ पे एक मदर को एक अलग सा एटमॉस्फेयर मिले। इट शुड बी जॉयफुल एंड सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर मिले। शुड नॉट बी लाइक हर तरह का पेशेंट पेन में, पेनफुल एटमॉस्फेयर भी ना हो, कहीं कोई सैड, बिकॉज हॉस्पिटल इज समथिंग वेयर see what we did was when my daughter was born, it was in a multi-speciality corporate hospital. तो व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, एक इन द नेक्स्ट रूम एक और पेशेंट थे और वहां पे एक कैजुअलिटी हो गया था, बहुत सीरियस पेशेंट थे। दैट टाइम वी रियलाइज कि एक पेरेंट कपल को का ये वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है Obviously. एंड दे डिजर्व अ सेलिब्रेशन एंड जॉय। सो दिस इज व्हाट वी हैड इट इन माइंड कि हमेशा ये चीज होना चाहिए कि वो कपल को एक वो एटमॉस्फेयर मिले, that celebration and joy should be there, and they should have all the similar kind of mothers and all the same kind of atmosphere there। तो जब भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, कैसे मेटर्निटी जर्नी चलना है, कैसे आगे केयर करना है, पोस्ट डिलीवरी भी कैसे केयर करना है, बेबी का केयर कैसे करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कुछ करना है, व्हाट ऑल एक्सरसाइजेस, व्हाट ऑल डाइट नीड्स आर देयर, ये सारा वो लोग एक साथ समझते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वो बहुत अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है एंड इट्स दे लाइक इट, और वो बहुत लवली एक्सपीरियंस होता है उनका। दिस इज व्हाट वी फेस्ड एंड सो वी डिसाइडेड ऑन इट। तो मैक्योर में सिर्फ पीडियाट्रिक सिर्फ पीडियाट्रिक्स और एंड मदर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। तो वो अलग सा एटमॉस्फेयर मिलता है उन्हें, ओके। और उन्हें अच्छा लगता है मदर्स का। नहीं, हॉस्पिटल आपका देखा तो हॉस्पिटल तो बहुत Right. अच्छा है। Prefer calling those, we don't call them patients also, we call them mothers only। हाँ, ऑब्वियसली This is पेशेंट a तो नहीं rule, है this ऑब्वियसली। is a rule। हाँ, हाँ, पेशेंट तो ऑब्वियसली नहीं है। absolutely। अच्छा मैम, आपने यहाँ बात करी कि जब आपको हॉस्पिटल में थे, आपका था शायद सात रूम में किसी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से आपने ये स्टेप लिया। तो बीइंग ए डॉक्टर टू ए बिजनेसमैन, उसमें कितना फर्क है? बिकॉज ऑब्वियसली ये जो आप कर रहे हो, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसे कमाने हैं, सब कुछ करना है, तो आप अच्छा काम तो कर ही रहे हो, बट हाँ ऑब्वियसली एक डॉक्टर से बिजनेस वुमेन, अब वो कैसे ट्रांजेक्शन होगा? आपने एमबीए करा फिर? मैंने तो नहीं किया एक्चुअली, मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है, ही हैज डन एमबीए आल्सो। ओह, हाँ। मैं तो ऐसी मजाक में कर रहा था बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद मैंने करी है एमबीए ओके। कि डॉक्टर को भी करनी पड़ती है, ये नहीं पता था। राइट राइट। सो वी बोथ आर लुकिंग आफ्टर, हम दोनों ही कर रहे हैं, देख रहे हैं हॉस्पिटल्स को, और उन्होंने किया है, तो अच्छा ही इज मैम, एक इनटू एक फनी मैनेजमेंट। क्वेश्चन और है मेरे पास। जी चल। मैं जितने भी डॉक्टर्स देखता हूँ गायनेकोलॉजिस्ट, हम्म, मोस्टली के हस्बैंड पीडियाट्रिक्स होता है, हाँ ऐसा क्यों? मतलब आप लोग का डिपार्टमेंट एक है हाँ, वो, क्योंकि या फिर आप पहले सोचते हो कि नहीं ये थोड़ा लंबा चलेगा? अच्छा चलेगा लंबा, क्योंकि हमने बेबी दिया और वो उनको दे देंगे हम, वो बिल्कुल ठीक है। एक फैमिली एटमॉस्फेयर बन जाता है हमारा भी। नहीं, जैसे एक लेडी के लिए जो मदर अपकमिंग मदर्स हैं, एंड गाय, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब बेबी बॉर्न होता है ना, जब हम डिलीवरीज करते हैं, सिजेरियंस करते हैं, बेबी को जब हम अपने हस्बैंड को ही पकड़ा रहे होते हैं ना, वी हैव दैट ट्रस्ट, मोर ऑफ ट्रस्ट आउट देयर। वो अच्छी फीलिंग आती है कि द बेबी वी आर टेकिंग आउट is in the safe hands, their trust is like we have more trust in that ऑब्वियसली person actually। एक लेडी का भी एज ए कपल, आई मीन एक हमारा जो ट्रस्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट पे होता है कि वो 9-10 महीने की जर्नी में साथ में होते हैं। जैसे मेरी वाइफ खुद ये कहती है कि जो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट थी कि ये उनकी अब आपकी अब मदर वही हैं, Hmm, ये फर्स्ट मदर है उनकी अब, yeah, क्योंकि इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर, क्योंकि आप अपना बेबी 9 साथ months दे is a रहे हैं। big long journey actually। तो फर्स्ट बेबी में थोड़े से इशू होते भी हैं, Right। क्योंकि मेरी वाइफ के बहुत टेंट्रम्स जो हाँ, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत फर्स्ट टाइम होता है, कुछ पता नहीं होता, तो बहुत एंग्जाइटी होती है। एंड द डॉक्टर शुड बी अवेलेबल, वो हर समय आपके क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शी शुड बी देयर, आपके हर सिली क्वेश्चन को आंसर करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैम आप लोग के जैसे बेबी तो 24 घंटे में कभी बॉर्न हो रहा होता है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं?
बिकॉज़ वो तो टाइम आप हाँ, नहीं डिसाइड कर सकते आदत कि तो कब हो रहा हो है। गई है हम लोगों को 24 घंटे काम करने का, बट मैक्योर हॉस्पिटल में तो वी हैव मेनी डॉक्टर्स एट इससे ऑन। जो वो आपको दिखा रहा है ऑब्वियसली वो हम्म, चाहेगा कि आप ही डिलीवरी करें। बिल्कुल कोशिश तो वही होती है कि हम लोग खुद ही अच्छा, मैनेज आजकल करें। के टाइम में एक चीज़ और भी चल रही है, आप ये मिथ है क्या हम्म, है ये आप मुझे बताइए कि ऐसे एज़ अ पेरेंट अगर मैं सोचूँ कि अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो मुझे दिमाग में ये है कि हॉस्पिटल मुझे बोलेगा कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और वो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि नहीं यार ये हॉस्पिटल का कुछ है क्योंकि हम्म। सर्जरी में ज़्यादा पैसे लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में कम। तो एज़ अ डॉक्टर ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये नॉर्मल करना है या सर्जरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी? अ, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी जैसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो नेचुरल है एंड विदाउट एनी इंसिजन अगर हो रहा है, उससे अच्छा कुछ है नहीं। बट इट्स वेरी तो हम पेनफुल। नहीं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं हम आजकल। अच्छा, हाँ, तो दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। नो, मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी को। अगर हो सकता है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होना चाहिए। एंड एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक चीज़ है जिसमें हम बैक में इंजेक्शन देते हैं एंड पेनलेस डिलीवरी करते हैं। ओके, तो पेन नहीं फ़ील होता, कॉन्ट्रैक्शंस आपको हल्का-सा रियलाइज़ होता है। जैसे ही इंजेक्शन देते हैं 10 मिनट के बाद आपके पेन्स बंद हो जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों का उसके साथ। तो वी हैव लॉट मेनी पेशेंट्स जो जिन्होंने एपिड्यूरल के साथ नॉर्मल डिलीवर किया है, जिनको डर था नॉर्मल लेबर का, लेबर पेन्स का। तो दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बहुत ही अच्छा है ये। एनेस्थेटिस्ट देते हैं ये इंजेक्शन। और दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़रूरत है बेबी या मदर की लाइफ को बचाने के लिए, या कुछ ऐसा इंडिकेशन बनता है कि सिज़ेरियन करना पड़े, तो करना ही चाहिए। क्योंकि एंड में तो बेबी और मदर का हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। मोड ऑफ डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सिज़ेरियन हो, दोनों ठीक रहने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ सिज़ेरियन करना चाहिए, बट नॉर्मल का देयर इज़ नो मैच। बट अगेन नॉर्मल इज़ वेरी पेनफुल जो बिकॉज़ जो अ, कॉन्ट्रैक्शन जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जो हुँ, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं राइट, बर्थ से राइट, पहले, राइट। वही बड़े पेनफुल होते हैं, तो आई डोंट नो वो कितना पेनफुल होता होगा एक्चुअल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं। नहीं, आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि गो एंड ट्राई एपिड्यूरल। बहुत आराम से हो जाता है। एंड नॉर्मल व्हाट इज़ डिलीवरी का वो फ़ियर ही चला जाता है। ओके, मतलब आई हैव पीपल हू कैन टॉक अबाउट इट। इट्स लवली एक्सपीरियंस। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड फॉर दिस एपिड्यूरल नथिंग इंजेक्शन? मच एट ऑल, एट 10-15 हज़ार बस। बस बस, बिकॉज़ अगेन हाँ, कुछ भी प्रेगनेंसी नहीं। हाँ। इंश्योरेंस में कवर नहीं है, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आराम से होता है। बैक में पतली सी सुई देते हैं, उसके थ्रू कैथेटर देते हैं और उसके वाया दैट कैथेटर एक इंजेक्शन दिया जाता है और पेन चला जाता है। पेन बहुत 10% रह जाता है और अच्छा लगता है बहुत। अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बेबी और मदर दोनों दोनों सेफ रहते दोनों हैं। सेफ रहते हैं। एंड इफ इन केस इन इन एनी केस उसको सिज़ेरियन में कन्वर्ट भी करना पड़ गया, किसी भी वजह से, किसी और वजह से, तो उसी कैथेटर से हम एनेस्थीसिया भी दे देते हैं, तो एक और प्रिक भी नहीं लगता है। अच्छा, उसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है? उसमें फिर जब आप सिज़ेरियन करते हो, तब ज़रूरत पड़ती एनेस्थीसिया भी होगी। उसी के थ्रू दे देते हैं, ओके। सेम कैथेटर से। अच्छा बहुत मैम, अच्छा। अभी प्रेगनेंसी से थोड़ा पहले चलते हैं। हुँ, हुँ। जब लेडी को हर महीने एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, व्हाई इट इज़ सो पेनफुल? अगेन वही हार्मोनल चेंजेस हैं, और नहीं ये तो उसकी पेनफुल वजह से। कितना होना चाहिए? क्योंकि मैं कुछ मेरे घर में जो लेडीज़ हैं, तो उनको मैं देखता हूँ कि वो 2 दिन 3 दिन वो हुँ, मतलब लाइफ़ अप्स एगनी में रहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ। पेन इतना होता है कि वो हुँ, कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनको पेन इतना नहीं महसूस बिल्कुल, हो रहा है, तो ये बिल्कुल। नॉर्मल है या नहीं है? थोड़ा पेन तो नॉर्मल है, बट इफ इट इज़ एक्सेसिव पेन है तो ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं हम उसे, एडिनोमायोसिस कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट हो जाता है, अगेन एंडोमेट्रियोसिस का टाइप चॉकलेट है। सिस्ट? ओवरी में एक सिस्ट हो जाता है, जिसको एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है जिसमें यूट्रस का एक टिश्यू कहीं और ग्रो होता है, यूट्रस के बाहर। तो उस चीज़ में पेन ज़्यादा होता है, तो वो इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है। अगर एक्सेसिव पेन है तो डेफिनिटली गायनेक को विज़िट करना चाहिए। किस अगेन ये भी एक मिथ है कि क्योंकि बचपन से वही डाउनलोड सबको दिया जा रहा है कि ये टाइम पे हुँ, पेन होगा। हुँ। अब वो पेन कितना होना चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसकी कोई वो नहीं है कि ये लाइन नहीं खींची हुई कि इसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये हो रहा है तो पेन होगा। तो वो लाइन क्रॉस हुई है कैसे पता चलेगा? टॉलरेबल होगा अगर तो चलेगा, लेकिन इफ 1 और 2 टैबलेट्स तक है तब तो चलता है। बट अगर इंजेक्शन की नीड आ रही है या फिर
बहुत ज़्यादा टॉसिंग इन बेड हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, वॉमिटिंग भी साथ में हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, तो फिर डेफ़िनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन्वेस्टिगेट कर ही लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक फ़ॉल्स अलार्म के साथ भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, इट्स ओके। तो भी एक बार एक हम्म, इन्वेस्टिगेशन करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा मैम, इसमें ये पूछना था कि सिंस आप एक डॉक्टर हैं, तो जो टैबूज अटैच्ड हैं इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि लेडी को कुछ मंदिर नहीं जाना, या फिर ये काम नहीं करना, या वो काम नहीं करना, पूजा में इन्वॉल्व नहीं होना, ये सही है गलत है? या आई थिंक क्योंकि जो ओल्ड टाइम पीपल, आई थिंक दे हैड ये उनके दिमाग में ये रहा होगा कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक गर्ल और लेडी ये कर ही नहीं पा रही होंगी ड्यू टू द पेन एंड जो भी उनको अनइजीनेस है उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने शायद ये सिस्टम्स बना दिए होंगे। किसी तो क्वेश्चन आई मैंने थिंक आप दिस वाज इनकन्वीनियंस ऑफ दैट लेडी, because I what I have in mind is that old time people उन लोग वो लोग कुछ उनकी डरा भी के करते थे उनका भी चीजें। कुछ साइंस होता था। हम्म, तो दे उनका मतलब दे ऑलवेज हैड सम साइंस समवेयर। तो शायद उनको ये लगता था कि ये इनकी इनकन्वीनियंस की वजह से इनको ये सब अलाउ ना किया जाए काम करना किचन में या ये सब। और इस वजह से वो एक बन गया एक सिस्टम और टैबू टाइप से हो गया वो। इट वाज टेकन इन अदर वे एक्चुअली बेसिकली। मैंने क्वेश्चन हाँ। इसलिए पूछा क्योंकि मैंने देखा था हुँ, आपके हॉस्पिटल में, आपके यहाँ हुँ, कुछ चीजें होती हैं जो आप इस्कॉन टेम्पल से करवाते हैं। हुँ, तो दैट्स वाई या मेरे दिमाग में या क्वेश्चन था कि हुँ, पूजा पाठ और ये मेंस्ट्रुएशन, ये हुँ। लिंक कहाँ पर है? एक्चुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब पूजा पाठ अगर कर सकते हैं तो फ्रॉम माय साइड आई वुड से कि शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि इट इज़ नेचुरल प्रोसेस जो है, उसमें पूजा पाठ करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। पूजा पाठ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। काम करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मत करो थोड़ा टाइम, रेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग नहीं, कुछ मेंस्ट्रुएशन। कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न हुँ। कंट्रीज के अंदर, आई मीन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इट्स अ पेड लीव या वर्क फ्रॉम होम या कल्चर। दैट इज़ व्हाट आई वुड हमारे से। इंडिया में नहीं है अभी। या तो वो एक चीज है जो होनी चाहिए, आई होनी चाहिए बिलीव। बिकॉज़ इट इज़ अ पेनफुल पीरियड फॉर अ लेडी। इसी से एक और क्वेश्चन। आजकल जो बच्चे हैं, 7-8 साल के बच्चे हैं, उनको प्यूबर्टी हिट कर रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? जो पहले 14 साल 15 साल थी, अभी वो 7-8 साल 9 साल के बच्चों हाँ, को। अर्ली प्यूबर्टी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि ईटिंग हैबिट्स बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। क्योंकि जो उनका खाना-पीना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दे आर एक्सपोज्ड टू ऑल दोज़ जंक फूड एंड ऑल, काफ़ी डिफरेंट हो गया है खाना-पीना। वो बहुत बड़ा फैक्टर है। देन अगेन वही स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह को एक्सपोज़र ज़्यादा हो गया। छोटे बच्चों में तो तो नहीं हुआ। बट हाँ, इतने छोटों को तो नहीं खैर, बट ईटिंग हैबिट्स आर मेजर इश्यू उनके। आप जो कह रहे हो कि आजकल जो पनीर आ रहा है, एनालॉग पनीर हो गया, हुँ, या सब्जियों में जो हुँ, पेस्टिसाइड छिड़का हुँ। जा रहा है, या पिज्जा बर्गर जो बच्चे पॉसिबल खा दैट रहे हैं, दोज़ थिंग्स, हाँ, उन्हीं चीज़ों से ये सब हो रहा है। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस तो क्रिएट होता ही है इन सब चीज़ों से। फूड इज़ द मेजर इश्यू। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी हुँ, कि एक लेडी जो एक लड़की पैदा हो रही है, तो उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ एग्स साथ में पैदा हो रही है। हुँ, अब प्यूबर्टी जल्दी हिट हो रही है, तो पीरियड्स का जो मेरा जो है कि जो अनयूज्ड एग्स हैं, जो हुँ, हर महीने एक साइकिल चलती है जिसमें आप प्रेग्नेंट हो हुँ, सकते हैं, हुँ, उतने एग्स अगर वो यूटिलाइज नहीं हुए, तो हुँ, वो पीरियड के थ्रू बाहर निकल आते हुँ। हैं, यही साइंस है? हाँ, एक एग मैच्योर होता है, बाकी रहते हैं वैसे ही। तो मतलब आप एग्स रिलीज कर रही है बॉडी हुँ, पीरियड्स के टाइम हुँ। पर, तो प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, तो मेनोपॉज भी जल्दी आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एग रिलीज़ नहीं कर रही है। एग को हर महीने कुछ एग्स मैच्योर होते हैं। हम्म, दैट इज़ द थिंग। मैच्योर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिनिश हो रहे हैं। इट्स नॉट दैट एवरी मंथ एग्स फिनिश हो जाएँगे, तो हमारा बहुत जल्दी खत्म हो जाएँगे एग्स का कोहॉर्ट, ऐसा नहीं है। अच्छा। इट्स नॉट दैट। व्हाट इज पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज? मेनोपॉज ये आपका पीरियड जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, दैट इज व्हाट? मेनोपॉज़ जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पेरीमेनोपॉज़ जब ये पीरियड आने वाला होता है, मेनोपॉज़ आने वाला पीरियड जो है। ओके। Yeah. एंड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड टेक्स? Approximately 1 year before the menopause, we call it perimenopause. और ये आइडली कब होना चाहिए? It differs actually 45 to 55 anytime. 45 to 55 years of age में कभी भी हो और सकता उसमें बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं लड़कियों के? है। उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगेन वही कि हॉट फ्लशेस होते हैं। एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो कम हो जाता है बॉडी में, तो उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। हॉट फ्लशेस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, हॉलो हो जाती हैं बोन्स, थोड़ी सी पोरस हो जाती हैं बोन्स।
तो जॉइंट पेन्स, बोन पेन्स ये सब होता है, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। So that time you need to take care actually. So a man has to understand that the lady is going into menopause and थोड़ा सा उनको she needs a little bit of more care, and even the woman should visit gynecologist. थोड़ी supplements की जरूरत पड़ती है उस टाइम। अच्छा, किसी कपल को अगर उन्होंने डिसाइड करा है कि हमने एक ही बेबी करना है, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, या फिर एक टर्म और चल रहा है, डिंक, डुअल इनकम, नो किड्स, ओके। तो ये जो टर्म चल रहा है, अगर मैं किसी कपल को बेबी नहीं करना है या फिर एक बेबी हो गया अब नहीं करना, तो कैन दे गो अहेड यूट्रस ही रिमूव कर दें ताकि पीरियड्स ही ना आए, वो पेन ही ना हो बाद में, और ये वो कितना सेफ है? हाँ, यूट्रस का जो काम है वो बेसिकली टू कैरी द प्रेगनेंसी एंड टू हैव पीरियड्स। जो हमारा सारा काम है हार्मोनल जो वो है, टू कीप द बॉडी हेल्दी, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ओवरी से होते हैं। सो ओवरीज शुड बी रिटेन्ड, यूट्रस कैन बी रिमूव, बट यूट्रस सिर्फ इसलिए रिमूव करना कि अब उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, बिकॉज इट्स अगेन अ सर्जरी। एंड यूट्रस का थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है मेनोपॉज पे, यू गेट मेनोपॉजल सिम्टम्स, क्योंकि एक चेन है, यूट्रस से एक फीडबैक जाता है टू हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, एंड देन इट गिव्स अगेन अ फीडबैक टू ओवरीज टू रिलीज दोस हॉर्मोन्स। तो यूट्रस भी अगर निकाल दिया तो भी हमारे को थोड़े से मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लगते हैं। वो टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए रहते हैं या फिर वो रहते ही हैं नहीं, वो फिर रहते हैं। तो आपको रेस्ट ऑफ हार्मोन द लाइफ? रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना पड़ता है, अगर आपका यूट्रस भी रिमूव हो गया आफ्टर सम टाइम आपको लेना पड़ता है। मेजरली कहा जाता है कि ओवरी रिमूव होने पे ही लेना है, बट आई हैव सीन पेशेंट्स जिनका यूट्रस भी रिमूव हुआ तो वो एक्सेस जो है वो चेंज हो जाती है, तो आपको लेना पड़ता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फिर। तो यूट्रस भी रिमूव करना इफ इट इज जस्टिफाइड देन शुड बी डन, हर एक के लिए नहीं हर है, एक के लिए नहीं। because बहुत लोग आज के लिए सोचते हैं और कि यूट्रस यूट्रस, रिमूव करने के लिए भी अगेन देयर इज अ लिटिगेशन नाउ, अच्छा, यू कैन नॉट डू इट बिफोर अ सर्टेन एज। ओके, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि व्हाई आर यू रिमूविंग द यूट्रस। तो देयर इज अ गवर्नमेंट लॉ कि गवर्नमेंट आपको लॉ, पहले परमिशन या लेना या पड़ेगा? या ओके, ये नहीं पता था मुझे। एब्सोल्युटली। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो मैम अभी एक चीज और पूछनी थी, जो मैं पढ़ रहा था उसमें ये भी था कि अगर किसी लेडी ने कंसीव करा है तो देयर इज ए लॉ कि आप उसको अबॉर्ट इस ड्यूरेशन के बाद नहीं कर सकते, आप अबॉर्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कुछ होता है? इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, इट शुड बी फॉलोड, क्योंकि अबॉर्शन बहुत रिस्की प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बहुत रजिस्ट्रेशन लेना होता है सेंटर्स को फॉर अबॉर्शन, तो अबॉर्शन शुड बी डन ओनली इन द रजिस्टर्ड सेंटर्स। तो if the lady has to go for abortion, उसको रजिस्टर सेंटर पे ही जाके कराना चाहिए। फिर सेंटर्स पे डिफरेंट रहता है, 12 वीक्स तक कहाँ अलाउड है, कहाँ पे 24 वीक्स तक अलाउड है, दैट वे। तो जहाँ पे 24 वीक्स तक अलाउड है वहाँ पे जाएं, जहाँ 12 वीक्स तक अलाउड है, अगर आप 12 वीक्स तक हो तो वहाँ जाओ। एंड अगेन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, कि कहाँ पे मतलब कितने मंथ्स तक आप डीएनसी कर सकते हो, कितने मंथ्स तक आपको पूरा बेबी अबॉर्ट करना पड़ता है एज अ बर्थ एक्चुअली। एंड कुछ बहुत अर्ली स्टेजेस में तो आप पिल से भी अबॉर्ट कर सकते हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत कॉमनली मैंने देखा है लोग केमिस्ट पे जाके पिल्स ले लेते हैं फॉर अबॉर्शन। आईपीएल एंड ऑल? या नहीं, अबॉर्शन पिल्स, अबॉर्शन की? या अबॉर्शन पिल्स। तो या आई पिल के वो जो है जो 4 पिल्स वाला है ना। तो व्हाट दे डू इज कि दे डू प्रेगनेंसी टेस्ट, दे गो टू द केमिस्ट एंड दे से कि मेरे को अबॉर्शन पिल्स चाहिए, एंड दे टेक द अबॉर्शन पिल्स फ्रॉम देयर। आई हैड सो मेनी केसेस जिनमें उन्होंने बिना अल्ट्रासाउंड के अबॉर्शन पिल्स ले लिया, एंड उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया तो उनका ट्यूब में प्रेगनेंसी था। अल्ट्रासाउंड तो जरूरी है ये देखने के लिए कि कितनी बड़ी प्रेगनेंसी है और वो यूट्रस में है कि नहीं है। इफ इट इज इन द ट्यूब्स तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ट्यूब्स रप्चर हो जाती हैं, पूरे एब्डोमेन में ब्लड भर जाता है, लेडी गोज इनटू शॉक, लाइफ जाने का पूरा डर रहता है। सो दे डोंट नो एक्चुअली, इतना कॉन्सिक्वेंसेस वो सोचते नहीं है, ना उन्हें पता होता है। तो ये बहुत गलत चल रहा है कि अबॉर्शन पिल्स ऐसा ओवर द काउंटर अवेलेबल है एंड केमिस्ट आर गिविंग इट लेफ्ट एंड राइट, एंड पीपल आर टेकिंग इट,
जब हमारे पास आते हैं तो कई बार कहते हैं कि बहुत तेज पेन हो रहा है, हमने टैबलेट लिया हुआ है, ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रहा है या कुछ भी कह के। समटाइम्स वी हैड पेशेंट्स कमिंग इन शॉक, दे हैड टेकन पिल्स। जब अल्ट्रासाउंड किया तो पूरे एब्डोमेन में ब्लड भरा हुआ है एंड वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस था, उन्होंने अल्ट्रासाउंड पहले कराया नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम हम बहुत फेस कर रहे हैं आजकल। और ये जैसे हुँ, आपने कहा कि इसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व्ड है, तो अगेन केमिस्ट से लेना इज़ लीगल और नॉट? अ, एक्चुअली तो नहीं अलाउड है। ओके, बिकॉज़ इफ दे कम टू अ गायनेकोलॉजिस्ट तो वो तो लीगल वे में ही करते हैं, जो क्योंकि उनके पास अगर रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो देंगे पिल्स और पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे तभी वो पिल्स देंगे। दे हैव मतलब फॉर अस, मेरे साथ और बाकी गायनेक्स के साथ हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑफ द पेशेंट। वी हैव ऑल द सिग्नेचर्स ऑन द कंसेंट्स, हमारे पास कंसेंट्स होते हैं, हम साइन करवाते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है, सब कुछ होता है हमारा। हम वो रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट को भेजते भी हैं, पीएनडीटी में भेजते हैं, एमटीपी सेल में भेजते हैं। बट ये चीज़ लेफ्ट एंड राइट स्टिल चल रही है कि दे डू द प्रेगनेंसी टेस्ट, दे आर गोइंग टू द केमिस्ट एंड दे आर टेकिंग मेडिसिन्स लेफ्ट एंड राइट। क्योंकि नॉर्मली यही होता बिकॉज़ है। अवेलेबल है ओवर द काउंटर। वही मैं कहा नॉर्मली यही या होता है कि किसी कपल ने हुँ, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है हाँ, और वो बेबी प्लान नहीं कर रहे थे और उनका पीरियड मिस हुआ, हुँ, दे डन द टेस्ट और उसके या बाद एक वो एब्सोल्युटली कॉन्सेप्टिव पिल खा ली। हाँ, वो ये वाली पिल ले लेते हैं अबॉर्शन पिल्स। और ये आप कह रहे हो कि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा। या अच्छा, फिर कभी-कभी वो रजिस्टर्ड सेंटर्स पे जाते हैं, वहाँ जाके एमटीपी कराते हैं, वहाँ पाटली किया, पाटली रह गया, कई बार यूट्रस में छेद हो गया, कभी ओह! कॉम्प्लिकेशंस हो गए, दे कम कॉम्प्लिकेटेड टू अस समटाइम्स। सो द मतलब पीपल शुड नो एक्चुअली कि दे शुड एट लीस्ट गो टू द रजिस्टर्ड सेंटर्स, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए वो पूरा चेक किया जाता है, तो दे द अथॉरिटीज़ दे नो कि इनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, तभी रजिस्टर करते हैं। और आप कह रहे हो इसमें जो सेंटर्स होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है कि अप टू 12 मंथ्स की प्रेगनेंसी वो हाँ, अबॉर्ट कर 12 सकते वीक्स हैं, तक कर सकते 24 हो की कर कि सकते हैं, 24 वो उसके वीक्स तक। सेंटर्स भी अलग-अलग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, किसी को अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी हो कपल को, तो उन्हें पहले कोई अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए बिफोर प्लानिंग? बिफोर प्लानिंग एक्चुअली क्योंकि एक टर्म आता है पॉलिप यूट्रस, हाँ, उसमें डीएनसी हो जाता है। हुँ। तो पॉलिप यूट्रस के केस में पहले आप अगर है तो आप पहले टेस्ट करवा रहे हैं, देन कुछ छोटी सर्जरी होती है, पॉलिप ठीक करते हैं, देन आप यू प्लान फॉर इट। पोलिप इज़ वन ऑफ द वन थिंग्स ऑफ द व्हिच थिंग्स, हाँ। हाँ, जैसे हम पहले अल्ट्रासाउंड करें और बिफोर प्लानिंग तो पॉलिप जैसी कई चीज़ें दिख सकती हैं हमें, तो जिनको हम पहले ट्रीट कर सकते हैं सो दैट चांसेस ऑफ अबॉर्शन या चांसेस ऑफ कुछ भी मिसकैरेजेस वगैरह कम हो जाएगा आफ्टर प्रेगनेंसी और कंसेप्शन भी ईज़ियर हो जाता है। बट इट इज़ आइडियल और सजेस्टेबल कि पहले आप प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग तो लेना चाहिए लेना चाहिए। आइडियली, आइडियली यस। क्योंकि एक तो फॉलिक एसिड वगैरह हम स्टार्ट कराते हैं प्री अच्छा, कंसीव करने से पहले ही? कंसीव करने से पहले 3 मंथ्स पहले से स्टार्ट करना चाहिए। उससे अगेन वही कि एब्नॉर्मेलिटी इन द बेबी कम होता है, चांसेस ऑफ अबॉर्शन कम होता है। तो 3 मंथ्स पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं एंड ऑलवेज़ एक विंडो बताते हैं जब कंसेप्शन के चांसेस ब्राइट हैं, तो कैसे करना है। तो मैं आपसे वही अगला क्वेश्चन था कि एट व्हाट टाइम इन इन अ मंथ के आपका हुँ। सबसे ब्राइटेन चांस है कि आप कंसीव कर लेंगे? वो पीरियड से पहले होता है या बाद में होता है? Yeah, it's actually if a lady has regular cycles, तो जो मिडिल 10 डेज ऑफ द साइकिल होते हैं एक्चुअली क्या होता है कि अगर बिल्कुल रेगुलर 28 टू 30 डेज की साइकिल है तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 14th डे ऑफ द साइकिल उनका ओव्यूलेशन होता है। ओके। तो अराउंड दैट डे 2-3 डेज प्रायर एंड 2-3 डेज लेटर तो हम मान के चलते हैं कि 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक इफ दे कीप रिलेशंस द चांसेस आर ब्राइटर। ओके, तो उस टाइम विंडो में आप सेकंड वीक में अगर करते हैं तो तो वो चांसेस चांसेस ब्राइट बहुत होते ब्राइटर हैं, हैं। ब्राइट होते हैं। बट अगेन पहले अल्ट्रासाउंड कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या एंड इफ इन केस इरेगुलर साइकिल्स है तो फिर ऑलवेज सी द डॉक्टर। थोड़ा पहले से आपको डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए बिकॉज आपकी फिर ओव्यूलेशन टाइम करनी पड़ती है, फिर आपका बताना बहुत मुश्किल है कि किस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। तो वी नीड टू सी व्हेन द ओव्यूलेशन इज हैपनिंग और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। अच्छा, एक टर्म और जो मैं ऑनलाइन देख रहा था कि ओवर द एज ऑफ 35 अगर आप प्रेगनेंसी कर रहे हो तो वो
एक सॉर्ट ऑफ एक एल्डरली प्रेगनेंसी बोलते हम्म, हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं जो 35 से पहले नहीं होते और 35 के बाद होना शुरू हो जाता है? 35 के बाद जैसे मैंने बताया था कि जो क्वालिटी ऑफ एग्स कम। या एग्स में जो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल एग्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो चांसेस ऑफ हैविंग क्रोमोसोमली एबनॉर्मल एग्स बीइंग हायर, बच्चे में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, और वो क्या इसलिए एबनॉर्मलिटी हो सकती है? डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें हमारा 21st क्रोमोसोम ट्रिपल हो जाता है। हम्म, ऐसे वाले क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। तो 35 प्लस में ये चांसेस ज्यादा होने की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने जरूरी हो जाते हैं इन दीज वीमेन। अगेन जैसे मैंने बताया था कि इनमें हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के चांसेस भी ज्यादा होते ओके, हैं बिकॉज दे आर 35 प्लस। तो छोटे छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन डायबिटीज होता है? नहीं, टू द मदर। अच्छा, टू टू द मदर। मदर। ओके ओके, मदर को अगर पहले से किसी को अगर पहले से किसी को अगर हम्म, हाइपरटेंशन या हम्म, डायबिटीज है हम्म। और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस प्लान करने चाहिए पहले? वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कंडीशन वर्सन हो जाती है थोड़ी सी। दे नीड मोर ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, उनका डोसेज बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने का डर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे हाइपरटेंशन में ज़्यादा ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, फिट्स आने का डर होता है, लिवर किडनी अफेक्ट होने का डर होता है। अगेन इन डायबिटीज़ ऑल्सो ये चीज़ें होने का डर होता है कि लिवर किडनी अफेक्ट हो जाए। बेबी में एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेबी बहुत लार्ज साइज हो सकता है, ओके, फ्लूइड लेवल ज़्यादा हो सकता है, तो काफ़ी सारे एबनॉर्मेलिटीज के भी डर होते हैं। और शुगर में मतलब जैसे डायबिटीज है तो दे में नीड इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उससे बेबी में बहुत इफेक्ट आता सडन है? शूट होता है, बेबी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बेबी में भी डायबिटीज के भी चांसेस होते हैं। एंड बेबी में एट द टाइम ऑफ बर्थ हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर सडन फॉल होने का भी डर होता है। तो ये सारे risks are there. So they come under high risk group because they are under risk as well as baby is under the risk. अच्छा मैम, एक चीज और जो मैं नोटिस करी है पर्सनली, कि जितने भी जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनको नॉर्मली थायराइड हो जाता है, Hmm. तो इज इट नॉर्मल या फिर नहीं होना चाहिए? Thyroid is a hidden cause of again losses basically. तो ये तो बड़ा बेसिक टेस्ट है जो हमें शुरू में करा ही लेना चाहिए। थायराइड एंड शुगर बहुत बेसिक से टेस्ट है। अनीमिया के लिए हेमोग्लोबिन, थायराइड और शुगर इतना सा तो करा ही लेना चाहिए। एंड ये करेक्ट भी कर लेना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से एक लॉस हो जाए हम्म, प्रेगनेंसी में या इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आए तो दैट इज नॉट डन बिकॉज ये बहुत छोटे से प्रॉब्लम्स है जो ट्रीटेबल है। जैसे हम्म, आपने एक बात टर्म यूज करा, एनीमिया। आई मीन इंडिया हम्म, में मोस्टली जो बहुत फीमेल कॉमन है है, तो कॉमन है, बहुत कॉमन है एनेमिक ही है, यहाँ। तो उसके लिए आप ही फॉलिक एसिड शुरू करते हो? फॉलिक एसिड करते हैं एंड आयरन भी करते हैं अगर अनीमिक ज्यादा है ज्यादा है तो? तो। हाँ। अच्छा मैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज नॉर्मली एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में जाती हैं और हम्म, पोस्ट डिलीवरी पोस्टमार्टम हम्म, डिप्रेशन में जाती हैं, हम्म। तो ये एग्जैक्टली डिप्रेशन होता क्यों है? ऐसा होता है कि थोड़ा सा ओवरवर्क होता है आफ्टर डिलीवरी बिकॉज लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड ऑल। तो थोड़ा सा परेशान होना इज वेरी मच नॉर्मल। बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक कंडीशन है जिसको ट्रीट करना होता है इज एंड इट इट इज इज इट ए इम्पॉर्टेंट। डिसीज? This is postpartum depression is a disease and is to be treated. एंड जो एक पोस्टपार्टम जनरली हल्का फुल्का सा एक मूड चेंजेस और ये सब होना या टायर्डनेस होना इज वेरी मच नॉर्मल। तो इसके बीच में एक लाइन खींचना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड फैमिली इसको बहुत लाइटली ले लेती है कि इनके मूड चेंजेस हो रहे हैं, शी इज टायर्ड ओनली एंड दे डोंट कम टू नो दैट शी इज गोइंग इनटू पीपीटी। उनको नहीं रियलाइज होता। तो वेन एवर यू फील आई मीन द फैमिली फील्स कि इनको कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, शी इज क्राइंग द होल डे, शी इज टू सैड, वो अपने आप को और बेबी को हर्ट कर रही है या बेबी को फीड भी नहीं देना चाह रही है या शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द बेबी या जनरली ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं तो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास और साइकियाट्रिस्ट के पास बिकॉज दैट नीड्स ट्रीटमेंट। वो इतना लाइटली लेने वाला सीन नहीं है फिर बिकॉज नॉर्मली, बिकॉज जनरली बहुत लाइटली ले लेते हैं कि वो थक रही है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से ये ऐसा कर रही है। नॉर्मली क्या हाँ, होता है फैमिलीज के अंदर, वो होता है कि जब लेडी
का बर्थ देती है किसी चाइल्ड हम्म को, तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी या उसकी मदर इन लॉ साथ में होती है, या फिर कोई बड़ा जिसने काम किया हो। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हमारे साथ भी हुआ था और ये ऐसे ही होता है। तो डाउनलोड एक्चुअली वही है सबके पास एक ही सिलेबस में सब पढ़ के आ रहे हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हर प्लाइट एक्चुअली उस टाइम पे। लोग समझते नहीं है कि वो एक प्रॉब्लम में हो सकती है। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा थक रही है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ रहा है, बस उतना सोच के वो उसको कैरी ऑन करते रहते हैं। उसको बोलते हैं ठीक हो जाएगा, तुम्हें ठीक हो जाएगा करके दैट लिंगर्स ऑन एंड इट बिकम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन देन। क्योंकि उस टाइम पे वो नींद का भी सेक्रीफाइस है, क्योंकि हर 1.5-2 घंटे में हाँ, आपको फीड कराना बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये वर्सन होता जाता है, फिर एक टाइम पे जाके वो पीपी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में लैंड करते हैं फिर कभी। चलो अगर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है तो ये कंडीशन कई बार नहीं भी आती है, पर मतलब मोस्टली आती है, यू कैन अवॉइड इट। बट मोस्टली आपके हिसाब से आती है। वी कैन अवॉइड इट, बट ये अगर आ गई तो आपको ट्रीट ही कराना चाहिए इसको, फिर आपको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हाउ टू जज इट के अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वी कैन मेक आउट बिकॉज शी कीप क्राइंग, शी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द बेबी। कभी कभी इस हद तक हो जाता है कि वो अपने आप को और बेबी को हर्ट करने लगती है। हाँ, तो फिर आपको यू हैव टू टेक इट सीरियस, ये ऑब्जर्व करना है फैमिली। उस टाइम पे आफ्टर प्रेगनेंसी इंडिया में एक चीज जो हमारे जो मैंने भी फेस करी, कि बोला जाता है कि अगर सर्जरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको दूध नहीं खाना, घी नहीं खाना, पनीर नहीं ये खाना। बहुत सारे पेशेंट्स को बोला जाता है और मैं भी बड़ी परेशान हूँ ये समझा समझा के थक गई हूँ। वो जब डिलीवरी के बाद आते हैं फॉर फॉलो अप तो वो आके पूछते हैं अब हम दूध पी सकते हैं, अब हम ये खा सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ मैंने तो कभी मना ही नहीं किया था आपको ये खाने से। तो यू हैव टू जस्ट टेल देम कि आप स्पाइसेस मत लो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको गैस्ट्राइटिस ना हो। अदरवाइज आपको कुछ भी मना नहीं है, आप रादर यू शुड ईट वेल। वो पता चलता है कि वो सिर्फ खिचड़ी पे थे, वो सिर्फ दाल के पानी पे थे। शी इज लैक्टेटिंग, हम्म। लैक्टेटिंग मदर को तो बहुत ज्यादा कैलोरीज की नीड है, उसका तो डाइट डबल हो जाना चाहिए, उसको तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, बट शी इज नॉट टेकिंग। कि मैंने मैं बहुत बार देखा है दे आर गेटिंग ऑल द मोर वीक व्हेन दे कम। वो जब आते हैं आफ्टर अ वीक फॉर चेकअप फॉलो अप, तो वो और ज्यादा वीक हो चुके होते हैं। वो चल भी नहीं पा रहे होते हैं एट टाइम्स, क्योंकि उनको खाने को पूरा नहीं दिया जाता। उनको ये कहा जाता है ये नहीं अलाउड है, दूध पियोगे तो पस हो जाएगा स्टिचेस में, ये करोगे तो ये हो जाएगा। आई डोंट नो हु टेल्स देम सो, बट ऐसा नहीं है। एक और चीज देखता हूँ कि आफ्टर डिलीवरी जो मदर होती है उसको आपने गर्म कपड़े पहना दिए, सर पे कैप पहना दिया, बहुत गलत है वो भी। गर्मियों के टाइम पे। सर्दियों में तो राइट इट्स राइट ओके। राइट, वो भी बहुत अजीब है। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, बच्चे को भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहना के रखते हैं। एंड यू हैव टू कीप टेलिंग देम कि वो फीवर इसीलिए आ रहा है बेबी को, क्योंकि बेबी को भी वही टेम्परेचर चाहिए, स्लाइटली 1 डिग्री हायर। इफ यू नीड एसी, आपको 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो बेबी को भी 26 से 27 तक चाहिए एसी का टेम्परेचर। उसको भी गर्मी लग रही है। आपको लाइक बोथ द मदर एंड द बेबी दे आल्सो नीड द टेम्परेचर व्हिच यू ऑल नीड। उनको भी उतनी ही जरूरत है, उनको भी उतनी ही गर्मी लग रही है, बट दे डोंट रियलाइज। तो तो ये ये चीज तो ये काउंसलिंग का मिथ एक पार्ट है, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट मिथ है। है एक्चुअली कि आपको हाँ मतलब बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, प्रोटीन नहीं लेना है। They have to take, rather they should be taking. दे शुड बी टेकिंग They should be taking more than others. मोर देन अदर्स, More than ऑब्वियसली others, उनको yeah, लैक्टेट भी yeah, करना है। yeah. अच्छा मैम, एक चीज और भी मुझे आपसे पूछनी थी। आई मीन आप वो आपसे पूछना सही रहेगा कि सर से पूछना सही रहेगा? Sir. कि आफ्टर डिलीवरी नहीं, आफ्टर डिलीवरी बहुत मदर लैक्टेट नहीं कर पाती हैं, हम्म, क्योंकि जो मुझे लगता है लैक्टेशन एक हार्मोनल पार्ट है, हम्म, जितना आप हम्म, चाहोगे शायद उतना होगा, हम्म। या वो करती नहीं है या होता नहीं है। एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है कि आजकल ना ये ब्रेस्ट पंप बहुत हाँ यूज हाँ में आ हाँ रहा है। हाँ। सो व्हाट दे डू इज एवरीवन एडवाइजेस ब्रेस्ट पंप। इवन मदर्स मेरे से पहला क्वेश्चन यही पूछती है कि कौन सा ब्रेस्ट पंप ले। तो सी एक ना रिफ्लेक्स है कि जब तक सकिंग नहीं होगा मिल्क नहीं प्रोड्यूस होगा। ओके। बिकॉज सकिंग से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और उससे और मिल्क प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक बेबी सक नहीं करेगा तब तक और मिल्क आएगा नहीं। तो आई कीप टेलिंग माई पेशेंट्स कि ये मस्ट है कि वो बेबी सक करे। आप ब्रेस्ट पंप से निकाल के बेबी को दे दोगे तो वो सकिंग रिफ्लेक्स तो आया ही नहीं, तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है मिल्क।
तो दिस इज नॉट उसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता सकिंग का, कि आपने ब्रेस्ट पंप से निकाल के बेबी को दे दिया तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है मिल्क। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सकिंग इज इम्पॉर्टेंट, करना ही पड़ेगा। कि जो नेचुरल चीजें हैं वो मस्ट है, द बेबी हैज टू सक सो दैट मोर मिल्क इज फॉर्म्ड। देन हाउ इम्पोर्टेंट इज के ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वो टॉप फीड से कितना फॉर्मूला बेहतर है? फॉर्मूला मिल्क आजकल जो आ रहे हैं मार्केट में, जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बना रही हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक इट इक्विवेलेंट टू द ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क का स्टिल देयर इज नो मैच, दैट इज द बेस्ट एंड वही ज़रूरी है बेबी के लिए। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बच्चे सारे के लिए। न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनफैक्ट जो बिकॉज़ स्टार्टिंग में एक थोड़ा-सा पानी जैसा भी जो आता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, इवन दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल टू द बेबी। एंड ये लैक्टेशन जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कितना लंबा होना चाहिए? ये एटलीस्ट या बेयर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, मतलब आइडियली वी से 1 ईयर, 6 मंथ्स इज़ मस्ट, तो बहुत उसमें ज़रूरी बच्चा है। पूरा डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। एंड इसके दौरान जो वुमन है उसका खाना-पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आएगा मिल्क। अगर हम उन्हें मतलब हाई दूध प्रोटीन दही डाइट बंद नहीं नहीं करना देंगे, हाँ, चाहिए। दैट इज़ व्हाट, अगर उनको खाना ठीक नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे मदर्स को शायद दूध दही या डेयरी प्रोडक्ट रोकने पड़ते हैं। जैसे इन माय ओन केस मेरे बेटे को काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी डिटेक्ट हुई थी, जो हमें 3 महीने के बाद पता चली थी। हुँ, तो उस केस में मेरी वाइफ को जितने भी प्रोटीन थे वो सारे हुँ, बंद करने पड़े थे, हुँ, ताकि वो कंटिन्यू कर पाए ब्रेस्ट फीड। हुँ, तो वो खुद से विलिंग थी कि उसे ब्रेस्ट फीड देना है, हुँ, और उसने लगभग 2 साल दिया है। हुँ, अब वो मुझे पता नहीं कि 2 साल देना भी ठीक था, नहीं हुँ, था, बट हाँ, हुँ, उस केस में उसको सारे अपने 1 साल के लिए सारे ये दूध, दही जितने भी डेयरी प्रोडक्ट थे प्लस प्रोटीन, हुँ। वो सब बंद करना पड़ा था। दीज़ आर लाइक अलग एक्सक्लूसिव केसेस, वो अलग चीज़ है। उनमें फिर सोय प्रोटीन एंड इन हुँ। सब से आप समहाउ कंप्लीट कर लेते हो इनटेक, वो नहीं मैम, उस हमें वही बंद करना रिक्वायरमेंट पड़ा था। पूरी हो जाती है। सोया भी बंद करना पड़ा था। सोया भी बंद करना पड़ा। ओके। अच्छा मैम, एक इसमें ना क्वेश्चन और भी था कि आप कब फादर को अलाउ करते हैं डिलीवरी के टाइम पे? हम नॉर्मल डिलीवरी पे अलाउ होते हैं या सर्जरी में भी जा सकते हैं? हमारे मैक्योर में वी हैव दिस नॉर्म कि बेसिकली फादर्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है इन प्रेगनेंसी, दे आर कमिंग फॉर ऑल द बर्थ प्रिपरेशन क्लासेस ऑल्सो, ओके। दे आर कमिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सेलिब्रेशंस ऑल्सो, हर बार मदर को एकम्पनी कर रहे हैं फॉर एवरी चेकअप ऑल्सो। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि दे शुड बी देयर, दे आर द बर्थ पार्टनर्स, so they should always be there at the time of birth of the baby. So we take fathers inside ड्यूरिंग सर्जरी the एज़ वेल? in the OT as well as the labor. बिकॉज़ मैंने अपने डॉक्टर से जब पूछा था कि मतलब मैंने उनसे मज़ाक में पूछा था ये Hmm, कि मैं कहा नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे मैं जाना नहीं चाहूँगा। hmm, सिज़ेरियन इज़ ओके, hmm, बिकॉज़ वहाँ पे आप जाओगे, आपने कट लगाना है, बेबी निकाल के दे देना है। नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन मेरी वाइफ़ को होगा, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाएगा। रादर देन कि सर्जरी में आप गए, आपने सब कुछ इंजेक्शंस दे रखे हैं, तो मुझे पता है कि सब चीज़ सेफ रहेगी। तो आपके यहाँ पे कैसा होता है? आपने बोला कि आप अलाउ हम करते हो। लोग अलाउ करते हैं, वी वांट द हस्बैंड टू विटनेस एवरीथिंग and it's they love it actually, the couple loves it, the mother and the father ऑब्वियसली आई मीन both, एज़ अ you फादर know. मुझे अच्छा लगेगा मेरी Yeah, बेबी मेरे सामने अगर डिलीवर हो रहा है actually तो। both of them they like it and we have this thing there. In Macures, we allow both, I mean, the husbands to be there in cesareans as well as normal deliveries. और आपने कहा कि आप हाँ, फादर्स को जितने भी प्री जो हमारे रिचुअल्स साथ या क्लासेस आप होती हैं, हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, वी हैव वेरी रेगुलर बर्थ प्रिपरेशन क्लासेस। बर्थ प्रिपरेशन में पूछ रहा हाँ, था। हम हाँ। लोग क्या करते हैं कि जैसे डिलीवरी से पहले हमारी बर्थ प्रिपरेशन क्लासेस होती हैं, जिसमें हम उसमें भी कपल इन्वॉल्वमेंट रहता है। वी टीच देम हाउ टू गो अलोंग फॉर द बर्थ। उसमें पूरा फिजियोथेरेपी, गर्भ संस्कार, द डाइट, एवरीथिंग वी टीच देम एंड वी टीच बोथ बोथ ऑफ देम, बोथ द पार्टनर्स। द हस्बैंड इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑल्सो टॉट कि उनको क्या करना है जब मदर लेबर में जाएगी, तो उनको क्या करना है। तो ही हेल्प्स द वाइफ हाउ टू गो अबाउट इट। तो उनको पूरा कैसे वाइफ को हेल्प करना है व्हेन शी इज इन लेबर, वो सब सिखाया जाता है। अदरवाइज थ्रू आउट हाउ डू दे मेडिटेट एंड सब कुछ सिखाया जाता है, गर्भ संस्कार में भी पूरा बताया जाता है। और हम लोग बेबी शावर इवेंट्स करते हैं जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारी दोनों की एक्टिविटीज होती हैं, उनको दोनों को बहुत अच्छा लगता है, दोनों इन्वॉल्व रहते हैं।
एंड उसमें भी हमारी थोड़ी-सी एजुकेटिव क्लासेस होती हैं। वी हैव मोर इवेंट्स, हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स रहते हैं, वेबिनार्स होती हैं फॉर द फादर्स एंड एज़ वेल एज़ मदर्स। हम ये सब करते रहते हैं। वी हैव एजुकेटिव क्लासेस आल्सो फॉर बोथ। तो ये सब हम अलाउ करते हैं। जब वो हस्बैंड को हम देखते हैं वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, दे आर कमिंग विद द वाइफ इन एवरी विजिट, दे आर ऑलवेज देयर इन एवरी काइंड ऑफ इवेंट, एवरी एजुकेटिव क्लास। तो फिर हमें लगता है अब वो डिलीवरी के टाइम भी साथ होने चाहिए। ये तो उन्होंने बहुत इतनी अच्छी मेहनत चीज़ की है। है साथ में, तो उनकी बनती है। ये तो बहुत अच्छी तो चीज़ है। उनको साथ में ये लेके ऑप्शन चलते मुझे हैं। नहीं मिला था, बट हाँ, ये होता तो बहुत साथ अच्छा लेके होता। चलते हैं उनको। तो जब कैरियर क्लासेस होते हैं फॉर द मेल्स, वो या क्लासेस एग्जैक्टली आप क्या बताते हो उनको कि डिलीवरी के बाद या उससे पहले क्या करना है? जब लेबर में होती है लेडी, तो उसको बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो हमारे जैसे लमास क्लासेस होते हैं, तो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट जो उनको हेल्प करती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, हम लोग एक्चुअली पेनलेस लेबर बहुत प्रमोट करते हैं, तो एपिड्यूरल। एपिड्यूरल भी करते हैं। और कुछ लोग ऑप्ट करते हैं टेंस मशीन, एक फिजियोथेरेपी की ही मशीन है टेंस, उससे भी पेन रिलीफ होता है, तो वो भी ओके। करती है हमारी फिजियोथेरेपिस्ट करती हैं वो। कुछ चीज़ें वो हम हस्बैंड को भी सिखाते हैं कि हाउ ही कैन प्रेस एंड हाउ ही कैन हेल्प द वाइफ ड्यूरिंग लेबर। तो वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, तो वो सब सिखाते हैं। एंड व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, हाउ टू मेडिटेट, वो दोनों को इन्वॉल्व रखते हैं हम उस चीज़ में, दोनों को लेकर चलते हैं। तो वो दोनों का एक पार्टिसिपेशन है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि दोनों एज इफ बोथ आर गिविंग बर्थ टू द बेबी। दैट फीलिंग इज वेरी गुड। अब बोला था ना, द कपल इज प्रेग्नेंट। या द ओनली कपल इज प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, कपल इज एक्चुअली प्रेग्नेंट। एक्चुअली दे आर गिविंग बर्थ टू द बेबी, नॉट शी, दे। और ये मेरे या टाइम पे होता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मैं साथ में जाता, एब्सोल्युटली बट या। वो मिस्ड है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो आपके जो पेन उठता है, उससे पहले फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो कब पहचाने कि ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है और ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है? हाँ, एक्चुअली ट्रू पेन्स और फॉल्स पेन्स में ये डिफरेंस रहता है। लास्ट फ्यू मंथ्स में, लास्ट के एक आधे महीने में फॉल्स पेन्स होते हैं, जिसमें इरेगुलर पेन्स होते हैं। ट्रू पेन्स आर लाइक वेरी रेगुलरली स्पेस्ड, ये हर 5 मिनट पे आ रहा है, हर 2 मिनट पे आ रहा है, बहुत रेगुलर वे में आ रहा है, तो वो ट्रू पेन्स होते हैं। एक पेन आया अभी, एक पेन आया 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद, फिर अगली बार आधे घंटे बाद, इरेगुलरली आ रहे हैं, तो वो फॉल्स पेन्स है। देन वो पेन बढ़ते हैं धीरे-धीरे, तो वो ट्रू पेन्स होते हैं। अभी 10 सेकंड का आया तो अगली बार 15 सेकंड का आ रहा है और ओके। बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। तो दोज़ आर ट्रू पेन्स। एंड फॉल्स पेन्स आर लाइक गेटिंग रिलीव्ड इन बिटवीन, कभी आया, कभी 10 सेकंड, कभी 5 सेकंड और फिर रिलीफ हो गया, दैट वे इर्रेगुलर अगेन। फिर उसमें लाइक दैट इज़ आवर वे ऑफ जजिंग कि उसमें भी पेन्स के साथ ओपन हो रहा है, लीकिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, हमें जज करने में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो दोज़ आर ट्रू पेन्स। एंड फॉल्स पेन्स में ये लेबर चेंजेस नहीं आते हैं। तो समटाइम्स वो लेडी आती हैं हमारे पास विद फॉल्स पेन्स एंड वी कीप ऑन गाइडिंग देम कि फॉल्स पेन्स क्या है, ट्रू पेन्स क्या है। बट स्टिल उनको एक चीज़ ज़रूर बोली जाती है कि इट डज़न्ट मैटर अगर आप फॉल्स पेन्स में भी आ जाओगे तो। इट्स ओके इफ यू कम डाउन विद सम फॉल्स अलार्म्स, इट्स ओके विद अस। आप 2-3 बार गलत भी आ जाओगे चलेगा। डोंट मिस योर ट्रू पेन्स। ऑब्वियसली। हाँ। अच्छा, कई बार फीमेल्स को जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको कई बार मूवमेंट समझ में नहीं आती है। तो उनको मतलब ड्यूरिंग दैट जर्नी, एक तो 3 ट्राइमेस्टर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें से रिस्की ट्राइमेस्टर कौन-सा है? कहाँ ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है? और बेबी की मूवमेंट को किस तरह मॉनिटर करना चाहिए? बेबी की मूवमेंट्स को ना एक्चुअली हम वी ऑलवेज से कि 4 टू 6 आवर्स का अगर गैप हो गया कभी, हुँ, तो दैट कैन बी द रेस्टिंग फेज फॉर द बेबी, दैट इज ओके। ओके। इफ इट इज लॉन्गर देन दैट तो टेंशन का बात है, तो आप उसको सीरियसली लो और आ जाओ। दूसरा, ऐसा होता है कि दिन में एटलीस्ट 10 टू 12 मूवमेंट्स होनी चाहिए ओके। इन द होल डे। एंड ऑन एन एवरेज वंस इन 1 आवर इफ द बेबी मूव्स, इट्स ओके। दूसरा ऐसा है कि 28 वीक्स के बाद काउंटेबल होती है मूवमेंट्स। उससे पहले अगर आपको इरेगुलरली हो रही है, कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, इट्स ओके। देन पहले तो मूवमेंट पूरा आपको पूरा बेबी घूमता हुआ फील हो सकता है। विद टाइम 34 वीक्स हो गए, जब बेबी बड़ा हो गया, स्पेस कम है, तो समटाइम्स यू डोंट फील द बेबी मूविंग ऑल ओवर। हुँ, हुँ। आपको कभी कभी लगेगा कि ओनली फ्लिकर्स हो रहे हैं, अब वो वाली मूवमेंट्स नहीं है पूरी, आपको बड़े प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं हो रहे, थोड़े फ्लिकर्स जैसा हो रहा है। एंड में आके इंटेंसिटी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू जस्ट कीप द काउंट,
इन माइंड एंड आपको लग रहा है कि मूवमेंट नहीं हुई कुछ टाइम से, इफ यू ईट और ड्रिंक समथिंग, यू हैव समथिंग टू ईट और ड्रिंक, जनरली होती है फिर। तो थोड़ा सा खा पी लेते हैं तो बेटर होता है। एंड हमारा थोड़ा सा एक हमारे हॉस्पिटल में हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है कि एवरी 2 वीक्स एनीवेज वी कॉल द पेशेंट फॉर चेकअप। हम ओके। उसमें हार्ट बीट भी देखते हैं, सब करते हैं। बट वी आर नाउ गेटिंग पेशेंट्स एग्जामिन्ड एट देयर होम ऑल्सो। होम केयर दे रहे हैं हम, जिसमें उनके घर पे जाके हम एनएसटी करेंगे, हमारा ओके। स्टाफ, और उनका हार्ट बीट मॉनिटर करेंगे। क्योंकि फॉर एवरी स्मॉल थिंग दे आर कमिंग डाउन। कभी कभी हम भी उनके लिए, लाइक वी कैन डू दीज एफर्ट्स फॉर देम। तो हमारा स्टाफ जाके उनका एनएसटी करेगा, उनका वो हार्ट बीट देखेगा और चार्टिंग करके और गायनेक्स से शेयर करके, और वी कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दैट वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। जस्ट फॉर द हार्ट बीट, इफ दे हैव टू कम, बेटर वी कैन गो एंड डू इट। मैम जो आपने हार्ट बीट वाली बात बोली, मीन द फर्स्ट टाइम वो हार्ट बीट आप सुनते हो एज ए फादर, आई मीन इट्स ए वंडरफुल फीलिंग। वो बहुत अच्छा लगता है, जो हार्ट पूरे रूम में साउंड कर रही यस, होती है, हाँ। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसे अगर कहीं ट्रैवल करना है या वो जॉब में है, तो क्या प्रिकॉशंस काउंट करने चाहिए कि ट्रैवलिंग कितनी अलाउड है, कितनी नहीं, या किस ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हो? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत रिस्की रहता है एंड टुवर्ड्स द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑल्सो वी ट्राई एंड अवॉइड, क्योंकि कभी भी लेबर में जा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफेस्ट मानते हैं हम ओके। ट्रैवलिंग के लिए। तो ट्रैवलिंग के लिए और वट एवर दे वॉन्ट और टू जो ईच, वर्किंग हाँ, वुमेन है उनके लिए? again second trimester is safest, but they can work till the end of the pregnancy, not a problem if everything goes well। कर सकते हैं, they can work till the due date of their pregnancy। मैम, कई हम्म, बार क्या होता है कि लेडी का वाटर बैग बर्स्ट हो गया जब वो ऑफिस में थे, हम्म, या जब वो ट्रैवल कर रहे थे, या जब घर पे थे, तो उस टाइम पे उनको बहुत पेन हो रहा होगा, तो उनके हम्म, आस पड़ोस वाले जो हैं, जो साथ में हम्म, या ऑफिस में हैं या घर हम्म, पे हैं, हम्म। तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर लीकिंग हो जाता है, वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, तो फिर इमिजिएटली डॉक्टर के पास आना चाहिए। उस टाइम पे कुछ खुद से कुछ करना चाहिए, आई मीन अम, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो आप, आपको आना ही है, बिकॉज दैट मीन्स यू आर इन लेबर। एंड फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जब वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है तो इन्फेक्शन का भी डर होता है, हम्म। तो अंदर बैक्टीरिया वगैरह जा सकता है, तो वी हैव टू प्लान समहाउ, रादर प्लान द डिलीवरी एट टाइम्स। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो डिलीवरी प्लान करना पड़ता है फिर कई अ, बार। छोटा मोटा लीकिंग है तो अलग स्टोरी रहता और कितना जो हेल्दी प्रेगनेंसी है कि 37 वीक्स? है। 37 वीक्स पे वी से दैट द बेबी इज फुल्ली मैच्योर, एंड 37 के बाद कभी भी डिलीवरी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और प्री मैच्योर डिलीवरी की डेफिनेशन क्या है मैम? प्रीमेच्योर इज बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एनी वीक बिफोर दैट इज 28 या 28 वीक्स से हम कहते हैं कि बेबी इज सर्वाइवेबल, तो 28 to 37 इज प्रीमेच्योर। प्री मैच्योर। या मैम, एक चीज़ और, जो भी रिसेंटली भी एक कपल के साथ हुई, और गांव में भी नॉर्मल है, उन कपल ने क्या करा कि यूट्यूब देखकर प्रेगनेंसी घर पर, डिलीवरी घर पर करी, बाद में शायद लेडी की डेथ हुई या बेबी की भी हो गई थी, और गांव में दाई माँ को बुला लेते हैं जो डिलीवरी करवा देती हैं घर के अंदर। तो ये कितना सेफ होता है? और यूट्यूब देखे तो ऑब्वियसली बिल्कुल सेफ नहीं है। बहुत ही अनसेफ है ये, तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अच्छा, आते हैं आपके पास? बहुत क्योंकि ज्यादा हम तो आते हैं। दिल्ली में हैं, तो मुझे लगता है बहुत, यहाँ नहीं होता नहीं होगा। नहीं नहीं, स्टिल यहाँ पे भी बहुत है? बहुत सारे आते हैं। बहुत अभी भी पढ़े लिखे लोग बहुत सारे घर पे ट्राई करते हैं। दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि हॉस्पिटल जाएंगे तो सिजेरियन हो जाएगा, नॉर्मल ट्राई करना है, उस चक्कर में वो दे आर गेटिंग दिस डन, वो दाइज से कराते हैं डिलीवरीज, कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं। कई बार बेबी सेक्रीफाइस हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा टीयर्स हो जाते हैं, वजाइनल टीयर्स, कि वो स्टिच करने मुश्किल होते हैं। फॉर 2 hours वी कीप ऑन ट्राइंग स्टिचिंग दोज टीयर्स। बहुत बैड बैड शेप में आते हैं पेशेंट्स ऐसे। ये नॉ- अभी भी होता है, बहुत बहुत दिल्ली में भी कॉमन, हो रहा है स्टिल खैर। कॉमन, स्टिल वेरी कॉमन, एंड दे वेरी इन वेरी बैड शेप दे कम डाउन, बहुत बुरा हाल होता है। मैंने पहले जैसे आपसे पूछा था कि हम्म, हॉस्पिटल जब आ रहे तो होता है दिमाग में कि नहीं, हॉस्पिटल चार्जेस बनाने के चक्कर में हम्म। सिजेरियन करते हैं। लोगों के दिमाग में है अभी भी ये, बट अभी भी एट टाइम्स हमें ये प्रॉब्लम होती है अगर हार्ट बीट कम हो रहा है, जबकि दे दे आर अवेयर कि, लाइक, मुझे नहीं लगता कि गायनेक का कोई भी प्रॉपर क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट बिना बात के सिजेरियन करते होंगे, नहीं, लाइक, हमें भी ऑप्शन दिया था कि नॉवल चाहिए, या बट या हमारा ऐसे बिकॉज, कपल हमारा था कि हाँ, हमें सिजेरियन करना है। anyone who is qualified and who is a good
गायनेकोलॉजिस्ट विल नेवर डू सिजेरियन विदाउट एनी रीजन। तो जब कोई ज़रूरत है तभी आपको बोला जा रहा है, लेकिन जब बोला जाता है एट टाइम्स आपको कन्विंसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, एंड देन दे इंसिस्ट ऑन गेटिंग नॉर्मल डिलीवरी डन। अब जब सिजेरियन इंडिकेटेड है तो करना ही चाहिए, वो बेबी और मदर की सेफ्टी के लिए है, बट नॉर्मल, ऑब्वियसली नॉर्मल इज नॉर्मल। बट अगेन नॉर्मल में कई हम्म। बार 15 घंटे 17 घंटे 20 हाँ, घंटे का जहाँ लेबर होता प्रॉब्लम है। है, अगर लीकिंग हो गया आपको, बहुत टाइम हो गया, 24 घंटे हो गए, लीकिंग हो गया, तो फिर ऑब्वियसली बेबी इन्फेक्ट हो रहा है अंदर, आपके बैक्टीरिया जा रहे हैं अंदर, पूरा बैग रप्चर हो चुका है 24 आवर्स में, आपके बेबी ने पॉटी कर दिया अंदर, आपका कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, बेबी फंस गया है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती गले हैं। में कॉर्ड फंसा दी यहाँ है। गले में कॉर्ड फंस गई, मदर के इश्यूज हैं, कुछ मदर का बीपी शूट कर रहा है, मदर को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कई रीजंस हैं जिसके लिए सिजेरियन करना वैलिड है, वहाँ करना ही चाहिए। और फिर वहाँ पे जब वो एडमेंट हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एट टाइम्स। मुझे इसमें ये चीज़ पूछनी थी कि एपिड्यूरल जब देते हैं आप, तो डिलीवरी का जो टाइम, जैसे कई बार होता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने 20 घंटे लेबर में दिए, देन उसका जाके सर्जरी ही हुआ। तो एपिड्यूरल के साथ ये ड्यूरेशन कम होता है या फिर वो भी डिपेंड करता एपिड्यूरल है? के साथ ना, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एक्चुअली, एपिड्यूरल मेरे को बहुत पसंद है इसके बारे में बात करना। तो एपिड्यूरल के साथ तो लेबर बल्कि थोड़ा फास्ट ही हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा। कंपैरेटिवली, मतलब अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप में एनर्जी रहती है, आप थकते नहीं हो, आप क्योंकि पेन नहीं आपको फील हो रहा, तो यू पुश लिटिल बेटर देन अदर्स, तो आप बेटर पुश करते हो, तो आप ज़्यादा जल्दी डिलीवर करते हो और एनर्जेटिकली करते हो। तो आई हैव दिस थिंग, मेरा अपना डेटा कहता है कि थोड़ा सा आधा 1 घंटा आप जल्दी ही डिलीवर करते हो उसमें। पर टाइम 15-20 घंटे लग सकते हैं उसमें भी। हाँ, एपिड्यूरल में नहीं, जब बहुत एक्टिव लेबर होता है, जब तभी स्टार्ट करते हैं एपिड्यूरल, तो अराउंड 4-5 आवर्स में हो जाता है डिलीवर आफ्टर एपिड्यूरल। और आप किसी भी लाइफस्टाइल से हो, मतलब आप हुँ, बहुत काम कर रहे हो या हुँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हुँ। तब भी आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। यस, यस, यस। बट एक्टिव रहने से बहुत चांसेस ब्राइट होते हैं। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करते रहो, आप एक्टिव रहो, कीप वॉकिंग ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, बहुत एक्टिव रहोगे तो ना चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो हुँ, एक वो, मतलब मैं अब जो वेस्टर्न हुँ, कंट्री में देखता हूँ, जी, लेडी प्रेग्नेंट है, हुँ, 7-6 मंथ 8 मंथ्स, हुँ, वो जिम जा रहे हैं। हुँ, ये मैंने भी एक, मेरे पुराने जिम में एक डॉक्टर हुँ, आती थी, हुँ, तो शी इज साइकियाट्रिस्ट, और हुँ, वो 9 मंथ तक जिम आई हैं। राइट। बट हमारे यहाँ पे लड़कियां बेड पकड़ लेती हैं। बट वी इंसिस्ट कि एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, और टिल एंड हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एक्सरसाइजेस को, तभी चांसेस ऑफ नॉर्मल बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम कंडीशंस हैं जब डॉक्टर मना कर रहे हैं कि आपका प्लेसेंटा नीचे है, आप प्री टर्म लेबर में हो, तो आपको मना किया जा रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज करना चाहिए, एक्टिव रहना और चाहिए। रेंचो नहीं बनना चाहिए 3 इडियट वाला। वो नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। सर, मैं आपसे बात करके बहुत मजा आया। I mean, श्योर, आपसे मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें मुझे नई सीखने को मिली एज ए मेल। या, बट आई होप जितने ऑडियंस देखेंगे उनको बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम, कोई टेक होम ऑडियंस के लिए जो न्यूली मैरिड है या जो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या टेक होम हो सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विच आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन इज, to all the couples, basically to all the husbands and wives, that it is the couple's baby, so दोनों के दोनों involved रहो, and both of you should be taking care of the pregnancy. It's your both your baby, and both of you should be delivering the baby, both of you should be taking care of the baby. Come down, deliver your baby together, and take care of the pregnancy also together, and it's like lovely working on the pregnancy and the delivery together. Do it together.